बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है ये जानेंगे हम आज। उसका पैथोजेनेसिस, उसका डायग्नोसिस, मैनेजमेंट एंड प्रोग्नोसिस। बाइपोलर डिसऑर्डर इज एन एपिसोडिक डिस्टर्बेंस विथ इंटरस्प्रेड पीरियड्स ऑफ डिप्रेस्ड एंड एलिवेटेड मूड। यहाँ पे क्या रहेगा बाइपोलर डिसऑर्डर में? एपिसोडिक डिस्टर्बेंस रहेगा जिसमें इंटर स्टेड ऑफ डिप्रेशन भी रहेगा कभी और कभी एलिवेटेड, इसीलिए इसको बाइपोलर कहा है कि कभी इसमें डिप्रेशन का एपिसोड मिले, कभी इसमें मूड एलिवेशन देखने को मिले। द लेटर इज नोन एज हाइपोमेनिया व्हेन माइल्ड और शॉर्ट लाइव्ड। लेटर इज नोन एज हाइपोमेनिया when mild or short-lived, or mania when severe or chronic. The lifetime risk of developing bipolar disorder is approximately 1 to 2%. Onset is usually in 20s and men and women are equally affected. Men women equally affected होगा, ठीक है, 20s वालों में देखने को मिलेगा। और बाइपोलर डिसऑर्डर की लाइफ टाइम बाइपोलर डिसऑर्डर से सफ़र करने की रिस्क 1 to 2% केसेस में रहेगा। तो ये पहले समझा हमने कि ये है क्या बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब क्या है। एपिसोडिक डिस्टर्बेंस विद इंटरस्पर्स्ड पीरियड ऑफ डिप्रेस्ड एंड एलिवेटेड मूड। पीरियड्स ऑफ डिप्रेस्ड एंड एलिवेटेड मूड, ठीक है, इनका एपिसोडिक डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है। हाइपोमेनिया, ठीक है, माइल्ड और शॉर्ट लाइव रहेगा, और मेनिया हो जाएगा क्रॉनिक सीवियर। अब पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर इज स्ट्रांगली हेरिडेबल। अप्रोक्सीमेटली 70% बाइपोलर डिसऑर्डर तो क्या होते हैं, हेरिडिटरी होते हैं, तो पेरेंट्स से एंसेस्टर में जाएंगे। रिलेटिव ऑफ पेशेंट हैव एन इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ बोथ बाइपोलर एंड यूनिपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। मोर देन 100 जेनेटिक वेरिएंट्स of a small effect have been identified by genome-wide association studies. Or life events such as a physical illness, sleep deprivation, and some medications such as steroids may also play a role in triggering episode. तो इसमें जेनेटिक वेरिएंट्स की बात की गई है, ठीक है। और जैसे अपन ने जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज़ से अपन को पता चला कि उसके कुछ जीनेटिक वेरिएंट्स भी देखने को मिलते हैं। लाइफ इवेंट जैसे कि फिजिकल इलनेस, स्लीप डिप्रिवेशन, मेडिकेशन में ऑल्सो प्ले रोल इन ट्रिगरिंग एपिसोड। मतलब कि अगर आपको स्लीप डिप्राइव हो रही है, आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, आप फिज़िकली इल है या मेडिकेशन चल रहा है, तो उसकी वजह से भी बाइपोलर डिसऑर्डर का ट्रिगर फैक्टर की तरह ये काम कर सकता है। डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे इसका? Diagnosis is based on clear evidence of episode of depression and mania, है ना। अपन को डिप्रेशन मिलेगा और मेनिया मिलेगा। आइसोलेटेड एपिसोड ऑफ हाइपोमेनिया और मेनिया डू अकर बट दे आर यूजुअली प्रीसीड और फॉलोड बाय एन एपिसोड ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे पहले क्या हुआ, मेनिया आया या हाइपोमेनिया आया, और इसके बाद क्या होगा, फॉलो किसको करेगा, डिप्रेशन को। साइकोटिक सिम्टम्स में अकर इन बोथ द डिप्रेसिव एंड मैनिक फेज। सिम्टम्स दोनों फेज में रहेंगे साइकोटिक सिम्टम्स। डिल्यूजन्स रहेगा, हेलुसिनेशंस रहेगा, मूड डिस्टर्बेंस रहेगा। दिस इज डिस्क्राइब एज एन इफेक्टिव साइकोसिस। पेशेंट हु प्रेजेंट विद द सिम्टम बोथ बाइपोलर डिसऑर्डर एंड सिजोफ्रीनिया इन इक्वल मेजर में बी गिवन इन डायग्नोसिस ऑफ सिजोफ्रेनिक डिसऑर्डर। जैसे बाइपोलर के भी है कुछ सिम्टम, कुछ सिजोफ्रीनिया के, तो फिर अपन उसको सिजोफ्रीनिया में इंक्लूड करेंगे। और इसमें हमने देखा कि डिप्रेशन रहेगा पहले क्या मेनिया रहेगा, हाइपोमेनिया मेनिया रहेगा, फिर उसके बाद क्या रहेगा, डिप्रेशन आ जाएगा। साइकोटिक सिम्टम्स दोनों डिप्रेसिव फेज हो चाहे मैनिक फेज हो, दोनों में अपन को मिलने वाले हैं। डिल्यूजन्स रहेंगे, हेलुसिनेशंस रहेंगे, मूड डिस्टर्ब रहेगा, ठीक है। और इसको अफेक्टिव साइकोसिस भी कह सकते हैं अपन। मैनेज कैसे करोगे इसको, यहाँ पे डिप्रेशन शुड बी ट्रीटेड एज डिस्क्राइब अबाउ। इफ एंटी डिप्रेशन आर प्रेस्क्राइब, हाउएवर दे शुड बी कंबाइंड विद द मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग। एंटी डिप्रेशन दे रहे हैं तो उसके साथ अपन को मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स भी देने पड़ेंगे। और टू अवॉइड स्विचिंग द पेशेंट इनटू हाइपोमेनिया,
मतलब अगर एंटी डिप्रेशन दे रहे हैं तो उसकी वजह से हाइपोमेनिक ना हो जाए, इसलिए अपन उसको मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स भी दे रहे हैं। मैनिक एपिसोड एंड साइकोटिक सिम्टम्स यूजुअली रिस्पॉन्ड वेल टू एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, और साइकोटिक सिम्टम्स के लिए एंटीसाइकोटिक्स ड्रग देंगे। और प्रोफाइलैक्सिस टू प्रिवेंट रिकरेंट एपिसोड ऑफ depression and mania with mood stabilizing agent is important. The main drugs used are lithium and sodium valproate। ठीक है, लिथियम और सोडियम वेलोप्रोवेट अपन यूज़ करते हैं इसमें, लिथियम एंड सोडियम वेलोप्रोवेट। बट इमोट्रिजिन, ओलेंजापिन, क्विटापिन, रेस्पेरिडोन, ठीक है, रेस्पेरिडोन, उसके बाद अपन ने देखा इमेट्रोजिन और ओलेंजापिन, क्विटापिन, ये सारे ड्रग्स अपन देते हैं। क्वेश्चन मस्ट बी एक्सरसाइज व्हेन स्टॉपिंग दीज ड्रग, मतलब स्टॉप करने के बाद अपन को सावधानी बरतना पड़ेगा। लिथियम कार्बोनेट इज द ड्रग ऑफ द फर्स्ट चॉइस। ठीक है, लिथियम कार्बोनेट अपन यूज़ करते हैं, ठीक है, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग। इट इज़ also used for acute mania and in combination with tricyclic as an adjuvant treatment for resistant depression. It has a narrow therapeutic range, so regular blood monitoring is required to maintain the serum level. लिथियम कार्बोनेट हमने देखा, ठीक है, और फर्स्ट चॉइस लिथियम कार्बोनेट। टॉक्सिक इफेक्ट भी आ सकता है इसके, नोजिया, वॉमिटिंग, ट्रिमर, कन्वल्शंस, ये भी आ सकता है, पता है। और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देने से वेट गेन हो सकता है, हाइपोथायराइड हो सकता है, कैल्शियम एंड पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज हो सकता है, नेफ्रोजेनेटिक डायबिटीज़ हो सकता है, रीनल फेल्योर हो सकता है। तो ये ड्रग्स के बेड इफेक्ट हैं। एंटी कन्वल्जेंट दे सकते हैं अपन, ठीक है, सोडियम वेलोप्रोवेट, इमिट्रोजिन, ये सारे दे सकते हैं। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दे सकते हैं, और वेलोप्रोवेट वगैरह अपन को देना है। और वेलोप्रोवेट कन्वे हाई रिस्क ऑफ बर्थ डिफेक्ट एंड शुड नॉट बी यूज इन द वुमेन। चाइल्ड बियरिंग एज में वेलोप्रोवेट नहीं देना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि चाइल्ड में बर्थ डिफेक्ट आ सकते हैं। ओलेंजापिन से वेट गेन होता है ओलेंजापिन देने से, ठीक है। तो इन सब ड्रग्स के बेड इफेक्ट भी है। और प्रोग्नोसिस क्या है इसका? द रिलेप्स रेट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर इज हाई, although patient with may perfectly well between the episode. After one episode, the annual average risk of relapse is about 10 to 15%, which double often more than 3 episode. There is a मतलब क्या रहता है कि इसमें एक एपिसोड जाने के बाद अपन को रिस्क रहती है कि रिलैप्स हो जाएगा, और डबल और मोर देन 3 एपिसोड देयर इज ए सब्सटेंशियली इंक्रीज लाइफ टाइम रिस्क ऑफ सुसाइड की रिस्क भी रहती है इन लोगों को 5 to 10%।